आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 और इसमें सबसे पहले द मेमेलियन नर्वस सिस्टम विच मीन्स द नर्वस सिस्टम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मैमल्स। ओवरव्यू में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि जी द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब है दैट इट मेक श्योर कि आपके सारी बॉडी पार्ट्स दे रन टुगेदर स्मूथली, दे वर्क स्मूथली, ठीक है, दे आर कोऑर्डिनेटेड। जैसे आपका ब्रेन, आपके मसल्स, आपकी लिम्स, दे वर्क टुगेदर एंड द ब्रेन टेल्स देम व्हाट टू डू एंड दे डू व्हाट द ब्रेन टेल्स देम टू डू, ठीक है। और रेगुलेट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ों के लेवल्स को बैलेंस रखते हैं और मेंटेन रखते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ऐसे आपका ब्रेन होगा, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड आ रही होगी और स्पाइनल कॉर्ड में से आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स ब्रांच ऑफ कर रही होंगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम की 2 डिविजन्स है, एक है CNS, एक है PNS। CNS क्या होता है? CNS होता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, इट इंक्लूड्स दैट, ठीक है। और इसका काम है कि इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट्स रिस्पॉन्स। इसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, ये उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और इनिशिएट्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन इसको दी गई है उसके बारे में क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये उसको इनिशिएट करेगा, उस रिस्पॉन्स को स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है जी, कि जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रेन और उसके स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जो उसमें से नर्व्स ब्रांच ऑफ कर रही होंगी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होंगी, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने यही लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स द नर्व्स आउटसाइड द CNS एंड इट कनेक्ट्स द CNS टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इनिशिएट करना रिस्पॉन्स को, तो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने करनी होगी वो इनके पास ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आएगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल, क्या अजीब सा ब्रेन बन रहा है आज, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी टॉक अबाउट दीज नर्व्स एंड दीज नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व्स कंटेन न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो बेसिकली एक नर्व को फॉर्म करते हैं और न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी, रिले एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रॉम द नेम। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ों को सेंस करते हैं। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द CNS। अच्छा, आप लोगों को CNS का तो पता है क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो इनिशियली आपका जो कोई चेंज इन एनवायरनमेंट होगा उसको सेंस करेंगे। जैसे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ कि मैं किचन में गया हूँ, किचन में एक गर्म तवा पड़ा है और मेरा हाथ गलती से उस तवे पे लग गया, मेरी एक उंगली उस तवे पे लग गई, मुझे पता नहीं था वो गर्म है या जो भी वजह थी। तो मेरी उंगली के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स सबसे पहले इस सडन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को सेंस करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो उसको सेंस करेंगे तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन CNS की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो द रिसेप्टर्स इनिशियली सेंस करके सेंसरी न्यूरॉन में इम्पल्स भेजते हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन होता है जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करे, प्रिटी सिंपल, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर्स। CNS हमें पता है क्या होता है। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स के आगे लिखा है मसल्स और ग्लैंड्स। रिसेप्टर्स का हमने पढ़ा कि वो स्टिमुलस को सेंस करते हैं। स्टिम्युलस मतलब जिस चीज़ की वजह से आपका सारा रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ है, ठीक है। इफेक्टर होता है जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है जो आपने डिसाइड किया है। जैसे अगर हम अपनी पुरानी एग्जांपल की बात करें जिसमें हम टचिंग अ हॉट पैन वाली एग्जांपल जो हमने की है, तो उसमें आपके रिसेप्टर्स इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को सेंस करेंगे। सेंसरी जो न्यूरॉन है उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनको कैरी करके रिले न्यूरॉन्स तक लेके आएंगे। रिले न्यूरॉन्स कहाँ हैं? जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, उसके बीच में रिले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में जब इम्पल्सेस जाएंगी तो मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स तक इम्पल्स लेके जाएंगे और जो इफेक्टर होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा।
जैसे कि आपका बाइसेप मसल है, ठीक है, बाइसेप मसल को ये इम्पल्स जाएगी और आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका आर्म बेंड हो जाएगा और आपकी उंगली गर्म तवे से हट जाएगी, ठीक है। सो इन दिस केस द इफेक्टर इज़ योर बाइसेप मसल। ये मसल भी हो सकता है और कोई ग्लैंड भी हो सकती है, उसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का हमने पढ़ लिया कि जी ट्रैवल अलॉन्ग न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यूरॉन्स में जी इम्पल्स जा रहे होते हैं, तो रिले न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स में जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात हो रही है, द ट्रैवल अलॉन्ग न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाता है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसकी मैंने कोई अजीब सी डायग्राम भी बनाई हुई है, इसको भी देख लेते हैं। पहले कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, बल्कि पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, स्टिमुलस होता है जिस चीज़ की वजह से आपका ये प्रोसेस ट्रिगर हुआ है, जो चेंज इन एनवायरनमेंट है या जो भी है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रैपिड का मतलब है वेरी क्विक, ऑटोमेटिक का मतलब है कि ये खुद ही हो रहा है, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आई है, कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, प्रीटी सिंपल, जैसे ये हमारी फिंगर पे रिसेप्टर होंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इम्पल्सेस को सीएनएस तक लेके जाते हैं। अच्छा, ये बॉडी से ज़रा इसके बाजू से बाहर बन गए हैं, वैसे ही होते हैं अंदर ही हैं, ऑब्वियसली बाहर तो होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स ने सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी, सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन टाइप है। अगर आपको पता हो कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होना चाहिए, वैसे तो अभी तक आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से इम्पल्स जा रहे, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये आपका रिले न्यूरॉन है, ये आपका मोटर न्यूरॉन है। फिर मोटर न्यूरॉन से जो आपकी ये जा रहे इफेक्टर तक, ठीक है, ये आपका बाइसेप मसल है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका आर्म उस तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने देख लेते हैं जी, रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन सेंड्स इम्पल्स टू द सीएनएस, रिले न्यूरॉन पासेस इम्पल्स विद इन द सीएनएस, मोटर न्यूरॉन सेंड्स इम्पल्स टू द इफेक्टर एंड द इफेक्टर प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है अब, ठीक है, ये आपका आर्म है, यहाँ पे रिसेप्टर था, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये जो है ये रिले न्यूरॉन है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये आ गया आपके इफेक्टर तक, ये आपका इफेक्टर मसल है। ये जो है ये वाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये जो है अंदर वाला, इसको कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क था। उसके बाद साइनैप्स पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ से आपका जो इम्पल्स है वो आ रहा है यहाँ तक आ गया, और ये रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन से फिर इधर आ गया। और अगर रिले न्यूरॉन की हम बात करें या किसी भी दो न्यूरॉन्स की बात करें, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उसने जाना होगा इम्पल्स ने, तो बीच में जो गैप होगा उसमें से कैसे जाएगा, इम्पल्स उड़ के तो नहीं जाएगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई जादू से तो नहीं जाएगा। तो वो प्रोसेस जो है उसको हम साइनैप्सिस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। साइनैप्स की डेफिनेशन है अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें वेसिकल्स होते हैं, साइनैप्टिक गैप होता है, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। और इवेंट्स एट साइनैप्स पे क्या होता है, सबसे पहले द इम्पल्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनैप्टिक गैप, बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन्स। और डायरेक्शनैलिटी इसकी होती है कि जी वन डायरेक्शन होगी। अब ये क्या मतलब है इस बात का, ये सारी आपको जिब्रिश जो सुनाई है मैंने, इसका मतलब ये है, लेट्स से इस डायग्राम को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और उन्होंने इस न्यूरॉन से आगे मूव करना है, ठीक है, लेकिन बीच में आ गया गैप, इस गैप को कहते हैं साइनैप्टिक गैप, ठीक है। ये जो है ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये जो आपको डॉट 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 नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये लिखी हुई है इनके स्पेलिंग्स भी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इस तरफ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे, तो वो इनके रिलीज़ को ट्रिगर कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। ये भी आपको न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स ही नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। फिर ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन मतलब जो रिसीव करते हैं चीज़ों को, मतलब रिसीविंग प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन से आपको समझ आ रही है, ठीक है, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो गैप में डिफ्यूज़ हो गए, रिलीज़ हो गए, वो इनके साथ बाइंड करेंगे
और फिर इनके साथ बाइंड करने के बाद यहीं से एक इम्पल्स जनरेट होगी जो कि यही वाली इम्पल्स होगी, बस वो अब इस गैप को पार कर चुकी है और वो यहाँ से अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करेगी। और फिर जब ये वाला न्यूरॉन ख़त्म हो रहा होगा आगे जाके फिर साइनेप्टिक गैप आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इवेंट्स में भी हमने ये पढ़ा, इम्पल्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ से इम्पल्स आ रही है, उसने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज़ है उसको ट्रिगर किया, फिर जब ट्रिगर हो गया तो न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज़ अक्रॉस द साइनेप्टिक गैप, साइनेप्टिक गैप में आ गए, यहाँ से डिफ्यूज़ करके फिर बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन्स इनिशिएटिंग ए न्यू इम्पल्स। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं इनके साथ वो बाइंड कर गए और उससे एक नया इम्पल्स रिलीज़ हुआ, ठीक है। डायरेक्शनैलिटी, साइनेप्सिस इंश्योर इम्पल्सेस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि रिसेप्टर प्रोटीन्स इधर से इधर तो जा नहीं सकते, ठीक है। इधर से इधर जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वो वेसिकल्स नहीं है और यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 14.2 सेंस ऑर्गन्स पे, ठीक है। सबसे पहले है द आई। द आई का जो स्ट्रक्चर है, वैसे ही मैं काफ़ी हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बुक साथ खोल के रखें, कोई डायग्राम आई के साथ खोल के रखें, फिर आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। उसमें भी देखें क्या लेबल हुआ है। आई के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनके आपको फंक्शंस रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए। काफ़ी बेसिक नॉलेज है वैसे ये। जो कॉर्निया होता है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि उसको बेंड करता है। जो आयरस होता है वो कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग द प्यूपल को, आयरस का काम भी बड़ा कॉमन है। लेंस जो होता है वो रेटिना पे लाइट फोकस करता है। सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स को अभी हम पढ़ते हैं, ये लेंस की शेप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको अकोमोडेशन कहते हैं, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। रेटिना के ऊपर लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। फोविया वो वाला एरिया होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है लाइट रिसेप्टर्स की, ठीक है। ऑप्टिक नर्व वो वाली नर्व होती है आपकी आँख के अंदर, जो चीज़ आप देखते हैं उसको ब्रेन तक भी इम्पल्सेस के थ्रू ही पहुँचाएगी ना, तो वो ऑप्टिक नर्व पहुँचाती है। और ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर लाइट रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम मैंने गूगल से उठाया था, ठीक है। इसको हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। इसमें भी यही हो रहा है कि ये आपका आइरिस है, ये कॉर्निया है, ठीक है। प्यूपिल है, प्यूपिल इस गैप को कहते हैं। लेंस आपका ये आ गया। यहाँ पे आपके ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो आपको ज़रा रोप्स टाइप सी नज़र आ रही हैं, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। और यहाँ पे आपके वो सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका रेटिना है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है आई का, इसको बुक से भी देख लें। फिर उसके बाद दो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने हैं वो है प्यूपिल रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन। प्यूपिल रिफ्लेक्स होता है, जैसे मैं एक डायग्राम ऑफ द आई बनाने की कोशिश करता हूँ अभी। बेसिकली होता है ऐसे कि ये समझ लें आपकी आई का फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये इसके बीच में प्यूपिल है, ठीक है। तो प्यूपिल के आसपास इस तरह के मसल्स भी होंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होता है उसी से रेडियल निकले, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब डिम लाइट होती है ना, अंधेरा होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इन डिम लाइट द रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द सर्कुलर मसल्स रिलैक्स एंड द प्यूपिल डायलेट्स। क्या होता है, ये जो रेडियल मसल्स है ना, ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं जब लाइट कम हो। अब जब ये आउटवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि क्योंकि वो इसको पुल कर रहे हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। क्योंकि ये इसको आउटवर्ड्स पुल कर रहे हैं ना, बाउंड्री की तरफ पुल कर रहे हैं, तो बाउंड्री की तरफ पुल करने की वजह से ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका साइज़, ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम अभी तो हमने ये डिम लाइट वाला पढ़ लिया, इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट में क्या होता है? ब्राइट लाइट में भी हमने ऐसा अपना ये एक आई बना दी, ठीक है, इसका प्यूपिल बना दिया। प्यूपिल को ज़रा सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन चलें, प्यूपिल हमने बना दिया इसका। इसके आसपास सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, ये थोड़े रफ से बन गए वैसे, जैसे रेडियल मसल्स होते हैं ना, उसी तरह सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। और जब ब्राइट लाइट हो ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
ये जब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका साइज और छोटा हो जाएगा प्यूपल का, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक वर्किंग ऑफ द प्यूपल रिफ्लेक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए हम एक और डायग्राम को स्टडी करते हैं। ये देख लेते हैं, ये थोड़ी ब्लर है लेकिन खैर है। ये हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अकोमोडेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट नियरर ऑब्जेक्ट्स ciliary muscles contract, the suspensory ligaments loosen and the lens becomes thicker, ठीक है। जो सीलियरी मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, ये वाला ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। और जब एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, दूसरी रिलैक्स करेगी ऑटोमेटिकली। सो जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरफ पुश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्यूपल है वो उसका थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो उल्टा होगा, सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइट होंगे। सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको ऊपर की तरफ और इस तरह नीचे की तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी लेकिन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो तो वो पैरेलल रेज में आती हैं, ठीक है। पैरेलल रेज में आती हैं, फिर उसको बेंड करके आपने फोकस करना होता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। और जब नियरर ऑब्जेक्ट से आती हैं तो वो ज़्यादा डाइवर्जिंग आती हैं, ठीक है, तो उनको भी आपने बेंड अप्रोप्रिएटली करना होता है रेटिना पे। तो ये इस तरह हेल्प करती हैं अकोमोडेशन कि जब नियरर ऑब्जेक्ट्स हो तो आप अपने लेंस को ज़्यादा थिक कर लें और जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो आप उनको ज़्यादा थिन कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हार्मोन्स का टॉपिक। हार्मोन होता है क्या? हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड कैरीड इन द ब्लड विच अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन्स। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हार्मोन्स हैं, उनकी ग्लैंड्स हैं कि कौन सी ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इनकी कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो एड्रेनलिन प्रोड्यूस करेंगी और हम एड्रेनलिन का रोल यहाँ पे पढ़ेंगे। एड्रेनलिन आपने सुना होगा, एड्रेनलिन रश। ये होता क्या है कि एड्रेनलिन जब रिलीज़ होती है ब्लड में तो एक तो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, दूसरा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब स्ट्रेस हो, डेंजर हो, एक्साइटमेंट हो, ठीक है, तो आपको एड्रेनलिन रश आएगा। एड्रेनलिन बेसिकली करता ही है कि वो जो आपके लिवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में और उसको आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देता है। ये सारा वैसे हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर देता है। एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में एड्रेनलिन रिलीज़ होती है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, डेंजर हो गया, या एक्साइटमेंट में भी रिलीज़ होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में फ़र्क क्या है जी? जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत तेज़ होते हैं। हार्मोनल सिस्टम काफ़ी स्लो होता है क्योंकि जो हार्मोन्स हैं उन्होंने पहले ब्लड स्ट्रीम में आने, ब्लड, क्योंकि वो केमिकल्स हैं ना, वो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ब्लड स्ट्रीम से फिर ट्रैवल करेंगे ब्लड के साथ, फिर अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे, फिर इफेक्ट करेंगे। और जो ड्यूरेशन है वो नर्वस सिस्टम जल्दी से काम हो जाता है और हार्मोनल सिस्टम की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म है, उसके इफेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें, बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर उसको ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो बॉडी टेम्परेचर को नीचे लेके आएगी, और अगर उससे कम टेम्परेचर हो गया तो बॉडी टेम्परेचर को ऊपर लेके आएगी। नेगेटिव फीडबैक भी इसी को कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मीन्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म दैट रिवर्सेस डिविएशंस फ्रॉम अ सेट पॉइंट टू मेंटेन बैलेंस। इसका मतलब है, लेट्स से ये मेरा सेट पॉइंट है, बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने कह दिया यहाँ पे। अब ये हमारा सेट पॉइंट है, लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर हो गया जी 41 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि बॉडी 41 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको नीचे टेम्परेचर को लाया जाएगा वापस सेट पॉइंट पे, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। और लेट्स से कम हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 34 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा बॉडी टेम्परेचर को टू ब्रिंग इट बैक टू द सेट पॉइंट। इसका यही मतलब है कि कंट्रोल मैकेनिज्म दैट रिवर्सेस डिविएशंस। डिविएशंस होता है इधर उधर हो जाना, ठीक है,
आपके सेट पॉइंट से इधर उधर होगी या आपकी जो वैल्यू है, तो उसको रिवर्स करने के लिए यानी करेक्ट करने के लिए उसको सेट पॉइंट पे वापस लेके आते हैं। टेम्परेचर की एग्जांपल मैंने यहाँ दी, हम यहाँ पे भी वही पढ़ते हैं, ठीक है। स्किन स्ट्रक्चर में ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। वैसे तो इसकी डायग्राम भी है बुक में, वहाँ से भी आपको आइडेंटिफाई भी करने चाहिए, तो उस बुक में जो डायग्राम है उसको भी देखें और उसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है। हेयर का काम क्या है कि दे ट्रैप एयर फॉर इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन यानी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रखने के लिए हेयर मौजूद है, ठीक है। हेयर इरेक्टर मसल्स क्या हैं, जो हेयर को इरेक्ट करते हैं। प्रिटी सिंपल, इरेक्ट करने का मतलब है कि जब आपको सर्दी लगती है या फिर जब आप नर्वस होते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। वो क्यों होते हैं? आपके जो हेयर हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं हेयर इरेक्टर मसल्स की वजह से। इससे क्या होता है कि जब आपके हेयर इरेक्टर मसल्स आपके हेयर को इरेक्ट करें ना, तो फिर ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाती है। ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाती है तो यानी आपकी बॉडी ज़्यादा हीट रिटेन करने लग जाती है। रिटेन करने का मतलब है आपकी बॉडी ज़्यादा हीट अपने अंदर रखने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जितना नॉर्मल रह सकता है उतना नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसीलिए सर्दी में कभी कभी ऐसे होता है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ज़्यादा ना गिर जाए। ऑन दी अदर हैंड गर्मी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। स्वेट प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जी इवेपोरेशन होती है और कूलिंग होती है बॉडी की। स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑब्वियसली, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसमें होता है वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये हम ज़रा पढ़ते हैं, पहले फैटी टिश्यू पढ़ लें। फैटी टिश्यू होता है कि आपके स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है और वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो आपकी बॉडी में से ज़्यादा हीट लूज़ नहीं होने देती, ठीक है। ब्लड वेसल्स का मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आगे मेरे ख्याल से अच्छा लिखे हुए हमने, आगे भी लिखे हुए। टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोसेसेस में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्वेटिंग है। जब गर्मी लगती है तो स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड्स आपके स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। उससे जब आपका स्वेट एवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल हो जाती है। शिवरिंग, जब आपको ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप शिवर क्यों करते हैं? ताकि आपकी बॉडी हीट रिलीज़ करे मसल एक्टिविटी के थ्रू। जब आपके मसल्स कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ना, जिससे आपको शिवरिंग होती है, उससे हीट रिलीज़ होती है। इस वजह से आप सर्दियों में शिवरिंग करते हैं ताकि आपकी बॉडी हीट रिलीज़ कर सके, मतलब हीट जनरेट कर सके, सॉरी रिलीज़ नहीं, हीट जनरेट कर सके, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। हेयर इरेक्शन हमने पढ़ लिया कि हेयर को इरेक्ट करते हैं ताकि एयर ट्रैप हो जाए और आपकी बॉडी हीट मेंटेन रहे। वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन। डायलेशन का मतलब होता है डायलेट करना, या जैसे हमने प्यूपल में पढ़ा था, ये नॉर्मल प्यूपल है, ये प्यूपल अगर डायलेट हो गया तो मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, रेडियस डायमीटर इंक्रीज़ हो गया। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, जैसे ये प्यूपल है उसको छोटा कर दिया तो कंस्ट्रिक्ट हो गया। वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स के बारे में। जैसे वैसो डायलेशन का मतलब है ब्लड वेसल्स वाइडन इंक्रीजिंग हीट लॉस। ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे थी ना, एड इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जब ब्लड वेसल्स आपकी वाइडन करेंगी तो उनमें से ज़्यादा ब्लड पास करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लड पास करेगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर नीचे गिरेगा बॉडी का। वैसो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स नॉर्मल से नैरो हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो नैरो हो जाएगी ज़्यादा। नैरो होने से क्या होगा कि हीट लॉस कम हो जाएगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहेगा। तो आप खुद ही बताएं वैसो डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन कब होगी? वैसो डायलेशन तब होगी जब गर्मी ज़्यादा है ताकि हीट लॉस हो जाए बॉडी से। कंस्ट्रिक्शन तब होगी जब सर्दी ज़्यादा है ताकि हीट बॉडी के अंदर ही रहे। उसके बाद ये हमारा आखिरी सब टॉपिक है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको कंट्रोल क्यों करने? ताकि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। बेसिकली ये वही बात है कि ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल सेट पॉइंट है ना उसी पे होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कैसे है कि अगर आपकी बॉडी में आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ना, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, तो पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करेंगी और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी और उसको लिवर में स्टोर कर देगी। ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज पकड़ के उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लिवर के अंदर स्टोर कर देगी ताकि ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज कम हो जाए और नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाए जिसकी हमने बात की थी। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है तो फिर क्या होगा, आप नेचुरल सी बात है जो आपने ग्लाइकोजन बना के रखा हुआ था उसको आप ग्लूकोज में स्टोर कन्वर्ट कर दोगे और उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दोगे ताकि आपकी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाए।
उसके लिए पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। लास्ट चीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के साइंस और ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए बस। टाइप 1 डायबिटीज़ के साइन है कि एक तो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और यूरिन में ग्लूकोज के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बल्कि प्रेजेंट होता है ग्लूकोज इन यूरिन, और उसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन इंजेक्शंस। दैट्स इट, दिस वाज द चैप्टर।